स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात कर रहे हैं पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में। हिंदी में मैं कहूं तो आज का टॉपिक है परासरण नियमन का। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पैरामीशियम में परासरण नियमन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये बीएससी पार्ट फर्स्ट जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। जो स्टूडेंट बीएससी बीएड कोर्स के हैं उनके भी सिलेबस में जूलॉजी के सेकंड पेपर में ये एक टॉपिक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न में इस टॉपिक से शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पैरामीशियम में परासरण नियमन ऑस्मोरेगुलेशन को। टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले हम एक छोटी सी जानकारी ऑस्मोरेगुलेशन परासरण नियमन के बारे में डिस्कस करेंगे। परासरण नियमन का एक सिंपल सा अर्थ है बैलेंस या संतुलन। और वो संतुलन एक तो पानी का है और दूसरा वो संतुलन लवणों का, मिनरल्स का है। और ये संतुलन शरीर के आंतरिक वातावरण और शरीर के बाहर एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो इन दोनों वातावरणों के बीच संतुलन बना रहना चाहिए, जल का और लवणों का। इसी को परासरण नियमन ऑस्मोरेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपली आज के इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि पैरामीशियम जो कि प्रोटोजोआ संघ का एक जंतु है, जो फ्रेश वाटर, तालाब, नदी के जल में, अलवणीय जल में पाया जाता है। और ये जंतु किस प्रकार जल का और लवणों का संतुलन बनाए रखता है, ऐसी क्या व्यवस्था इस जंतु के पास है कि वो शरीर के आंतरिक वातावरण यानी कोशिका द्रव्य और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी अलवणीय जल के बीच जल और लवणों का ये बैलेंस किस प्रकार ये बना के रखेगा, उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या व्यवस्था है, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया सिंपल सा पैरामीशियम का। तो हम क्या देखते हैं कि
पैरामीशियम में इस उद्देश्य से, परासरण नियमन के उद्देश्य से उसके पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस है, एक संकुचनशील उपकरण पैरामीशियम में परासरण नियमन के उद्देश्य से होता है। और पैरामीशियम के शरीर में ऐसे उपकरण संख्या में 2 हैं। एक शरीर के अग्र सिरे की ओर है और एक शरीर के पश्च सिरे की ओर होता है। एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, संकुचनशील उपकरण की संरचना देखते हो तो आपको 2 कंपोनेंट दिखाई देते हैं। चारों ओर आप देखोगे ये छोटी छोटी नलिकाएं हैं। इन्हें सिंपली रेडिएटिंग कैनाल्स, ये दिख रही है, यहां पर भी दिख रही है आपको, ये सब रेडिएटिंग कैनाल्स हैं। रेडिएटिंग कैनाल का संबंध एक दूसरे घटक से है जो सेंटर में आपको दिख रहा है, जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका या धानी, इस नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम में परासरण नियमन के लिए एक संकुचनशील उपकरण है और ऐसे ऐसे कुल पैरामीशियम में 2 उपकरण मौजूद होते हैं। ये ए और ये बी, दोनों विपरीत सिरों पर मौजूद हैं। अगर हम एक संकुचनशील उपकरण की संरचना देखते हैं तो वहां हमें 2 कंपोनेंट, 2 घटक दिखाई देते हैं। संकुचनशील उपकरण की संरचना में खूब सारी रेडिएटिंग कैनाल्स होती हैं, हिंदी में जिन्हें अरीय नाले कहा जाता है। दूसरा जो घटक है संकुचनशील उपकरण का, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील धानी या संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो इन दोनों घटकों से मिलकर ये कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, संकुचनशील उपकरण बना होता है। तो ये तो संरचना की बात की इस उपकरण की जो काम करता है परासरण नियमन का। अगली बात, पैरामीशियम अलवणीय जल में है, फ्रेश वाटर में है, यानी उस जल में मिनरल्स की मात्रा कम है, लवण तो कम है। तो क्या समस्या हुई कि पैरामीशियम का जो आंतरिक वातावरण है, यानी कोशिका द्रव्य जो है, उसमें मिनरल्स ज्यादा है किसकी तुलना में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी अलवणीय जल की तुलना में। तो क्या होगा? एंडो ऑस्मोसिस, 12th तक आपने पढ़ा होगा, एक क्रिया होती है अंतः परासरण, एंडो ऑस्मोसिस,
यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जो जल है वो अपनी उच्च सांद्रता से, यानी जल बाहरी वातावरण में ज्यादा है, भीतर कम है, तो ऐसे जल का अंतः परासरण के द्वारा भीतर प्रवेश हुआ। अब जब ये जल लगातार भीतर आएगा, क्रिया का नाम मैंने लिखा है अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें जल की मात्रा बढ़ने लगेगी, ये फूलने लगेगा। तो ऐसे में अब बैलेंस करना है किसको, वाटर को, कि जो अतिरिक्त जल अंतः परासरण के द्वारा भीतर आया है उसे संतुलित किया जाए, बैलेंस किया जाए, मतलब परासरण नियमन की क्रिया होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो अतिरिक्त जल अंतः परासरण द्वारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भीतर आया है उसे इन रेडिएटिंग कैनाल्स के द्वारा, इन अरीय नालों के द्वारा अपने भीतर ग्रहण कर लिया जाता है। तो अरीय कैनाल क्या होगी, इन जल को एकत्रित करने के बाद फूल जाएगी। अब ये जल से पूर्ण रूप से भरी हुई है। जब ये रेडिएटिंग कैनाल जल से भर जाएगी तो ये अपने जल को इस संकुचनशील धानी को ट्रांसफर कर देगी। आप डायग्राम में देख सकते हो, यहां पर संकुचनशील धानी खाली है, जल नहीं है उसमें। जल पूरा का पूरा रेडिएटिंग कैनाल में है। कुछ समय बाद रेडिएटिंग कैनाल इस जल को ट्रांसफर कर देगी इसको। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि कैसे संकुचनशील रिक्तिका पूर्ण रूप से जल से भर गई। अब ये संकुचनशील रिक्तिका, तो नाम ही संकुचनशील है, तो इसमें सिस्टोल और डायस्टोल, अनुशीथिलन, प्राकुंचन, ये दो घटनाएं नियमित रूप से होती हैं। तो अभी इसमें अनुशीथिलन हुआ, मतलब ये फैल गई, पानी से भर चुकी है। अब इसमें सिस्टोल, प्राकुंचन होगा और ये यहां आकर जल को बाहर मुक्त कर देगी। तो ऐसा ये कंटिन्यू चलता जाएगा, फिर इनमें जल आएगा, फिर इसमें चला जाएगा, ये मुक्त करती रहेगी। तो सिस्टोल, डायस्टोल, प्राकुंचन, अनुशीथिलन के द्वारा ये संकुचनशील रिक्तिकाएं, धानियां अतिरिक्त जल को बार बार पैरामीशियम के शरीर से मुक्त करती रहती हैं और अतिरिक्त आए हुए जल की मात्रा का नियमन ये नियमित रूप से करती रहती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो संकुचनशील उपकरण है, ये सिस्टोल, डायस्टोल, इन क्रियाओं के द्वारा परासरण नियमन की क्रिया करता है। तो पैरामीशियम में परासरण नियमन, ये संरचना और इसके ये दो घटक मिलकर इस प्रकार से अतिरिक्त जल को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं। अच्छा, परासरण नियमन के अलावा ये जो उपकरण है वो उत्सर्जन का काम भी कर लेता है। अमोनिया जैसे कुछ नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं, तो जल के साथ इस व्यवस्था के द्वारा वो नाइट्रोजन अपशिष्ट भी शरीर से बाहर मुक्त हो जाते हैं। तो आई होप पैरामीशियम में किस प्रकार
परासरण नियमन की क्रिया होती है। क्या व्यवस्था है उसके लिए, उस उपकरण की कैसी संरचना है, वो कैसे अपना काम करता है, ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा, यहां पर जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके साथ कुछ तंतु जुड़े हुए हैं, मायोनीम के, पेशियों के तंतु हैं एक प्रकार से। ये मायोनीम इन संकुचनशील धानियों के सिस्टोल यानी प्राकुंचन और डायस्टोल यानी अनुशीथिलन के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसी मायोनीम के कारण ये संकुचनशील धानियां संकुचित और अनुशीथिलित होती रहती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अभी तो मैंने बात की पैरामीशियम अलवणीय जल में है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अंतः परासरण की उत्पन्न होती है। अगर यही पैरामीशियम हम एक्सपेरिमेंटली क्या करें, इसे समुद्री जल में ले जाते हैं, यानी जहां पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, बाह्य वातावरण समुद्री जल है जिसमें लवणों की सांद्रता ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि अंतः परासरण यानी जल का भीतर प्रवेश, ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और जब ये समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी तो उस स्थिति में अतिरिक्त जल भीतर नहीं आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल उपकरण, संकुचनशील उपकरण की भी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे उस पैरामीशियम के शरीर में उपस्थित ये उपकरण डिसअपीयर, धीरे धीरे गायब होने लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस पैरामीशियम को दोबारा हम फ्रेश वाटर में, अलवणीय जल में लाएंगे, तो दोबारा ये संकुचनशील उपकरण धीरे धीरे प्रकट होने लग जाएगा। तो इससे पता चलता है कि इस उपकरण का संबंध केवल और केवल परासरण नियमन की घटना से है। तो आई होप आज का जो छोटा सा एक टॉपिक था आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।